उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक महागठबंधन बस बनने को ही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन का ऐलान करीब करीब कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय लोकदल सहित कुछ दूसरी पार्टियों को साथ लाने के फॉर्मूले पर बातचीत भी अंतिम दौर में है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी यूपी में कमाल दिखा पाएगी? अखिलेश ठीक लड़का है, मगर जो आप चाहते थे अखिलेश नहीं कर पाए, सच्चाई। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए। क्या भाई दो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है। एक अरसे से राहुल और अखिलेश की चल रही जुगलबंदी अपने अंजाम तक पहुंच गई है। कांग्रेस को तो मानो चुनाव आयोग में अखिलेश की जीत का इंतजार था। साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के 24 घंटे से भी कम वक्त में कांग्रेस और सपा की ओर से गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की तैयारी में है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल, जेडीयू जैसी पार्टियां भी शामिल होनी है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी 275 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 89 सीटें मिलेंगी। साथ ही कांग्रेस के निशान पर सपा के 14 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे। फॉर्मूले के तहत आरएलडी को 20 और अन्य के खाते में 5 सीटें आनी हैं। लेकिन बीजेपी और बीएसपी इस गठबंधन को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, कांग्रेस तो वहां डूबी हुई पहले से है। उनको लगता है कि एक कमजोर समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाएगा तो दो कमजोर मिलकर मजबूत हो जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन परिवार की लड़ाई के बाद अखिलेश मजबूत बनकर उभरे हैं, ये साफ है। लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी के बुरे असर से भी बच पाएंगे? क्या वो राहुल के साथ मिलकर यूपी की लड़ाई जीत पाएंगे? क्या राहुल और अखिलेश के साथ आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुकेगा? इन दोनों की जोड़ी हिट होगी या फ्लॉप? इन्हीं मुद्दों पर आवाज अड्डा में हम करेंगे बड़ी चर्चा। आज का सवाल है कि क्या अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी जीत पाएंगे? यही सवाल हम अपने ट्विटर हैंडल पर भी पूछ रहे हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। आज आवाज अड्डा पर इस चर्चा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को गहराई से समझने वाले विश्लेषकों का एक बड़ा पैनल है। आज हमने जानबूझकर इस पैनल में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को, राजनेताओं को शामिल नहीं किया है। हमारे साथ हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, यूपीए के समय प्रधानमंत्री कार्यालय के मीडिया एडवाइजर रहे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे, और लखनऊ से हमारे साथ हैं शुक्रवार पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार, CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर, चुनाव के विश्लेषक और चुनाव के विशेषज्ञ हिलाल अहमद भी हमारे साथ हैं। हिलाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, आपसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो गठबंधन हुआ है, आप क्योंकि चुनाव के आंकड़ों को जोड़ते हैं, आप पिछले चुनाव के हिसाब किताब को जोड़कर बैठे होंगे। इन दोनों पार्टियों के यानी समाजवादी पार्टी के साथ आने और कांग्रेस के साथ आने से क्या फर्क पड़ने जा रहा है? किस तरह का शिफ्ट या स्विंग आपको दिखता है और उसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, जो अभी जो अलायंस की बात चल रही है, फॉर्मल अलायंस होगा भी, तो उसके 3 मोटे मोटे पक्ष मुझे लगता है कि अगर हम पिछले चुनाव की तुलना में, पिछले चुनाव की जब भी मैं कहूंगा तो उसमें पिछला विधानसभा चुनाव और पिछला लोकसभा चुनाव दोनों शामिल हैं। अगर हम उनको एक साथ रखकर देखें तो एक बात तो बहुत साफ है कि दोनों पार्टियों का या जो भी महागठबंधन बनता है,
उसका पहला पक्ष ये होगा कि वो एक ही तरह के लोगों को अपनी ओर आकर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा, यानी उसके जो वोटर्स की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो तकरीबन तय है, और जिसमें कि अगर ऐसा गठबंधन नहीं होता तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की थी कि वोट बंट जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि एक ही तरह की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर ये गठबंधन काम करेगा, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की राजनीति यूपी में हुई है उससे स्पष्ट है कि दोनों ही पार्टियां, सपा और कांग्रेस, बुनियादी तौर पर गैर भाजपावाद का बिना नाम लिए गैर भाजपावाद की राजनीति की सक्रियता में शामिल थी। तो अगर ऐसा होता है तो एक संभावना और भी हो सकती है कि शायद भारतीय राजनीति में कोई नई परिभाषा गैर बीजेपी वाद की पैदा हो या नहीं हो, लेकिन ये समय बताएगा कि किन तर्कों के साथ पर ये गठबंधन आगे जाता है। तीसरी अहम बात जो है वो हमेशा देखिए, जब भी हम चुनाव की बात करते हैं और जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हमें जरूर ये देखना चाहिए कि जब आप चुनाव जो है वो कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पर लड़ा जाता है, और कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पर केवल आप अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी के साथ में चुनाव नहीं जीतते हैं, आपको एडिशनल वोट्स की जरूरत होती है। और एडिशनल वोट आप कब पाते हैं? जबकि आपके पास में कोई ऐसा व्यापक नारा हो जिससे कि आप न केवल अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी को बचा सकें बल्कि जो दूसरे की कोर कंस्टिट्यूएंसी उसमें सेंध लगा सकें। ये भी दिलचस्प होगा, और ये निर्भर करता है कि सीटों का बंटवारा और कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर किस किस व्यक्ति और किस किस जाति के समीकरण के साथ चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं। तो इन 3 पक्षों को अगर हम रखकर देखें तब उस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी, जो कि बहुत हम बड़ी बात कर रहे हैं, उसको नीचे के स्तर पर उतार कर देखकर ही हम इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी प्रभु चावला जी, आपने राजनीति को बहुत दिनों से देखा है, बहुत तरह के जोड़ तोड़ गठबंधन आपने देखे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी नजर से गुजर रहा है। आपकी समझ से किसको सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है और क्या फायदा होगा भी? नहीं, फायदा तो होगा, क्योंकि जैसे ये बात कर रहे थे कि पहले जो होता था किसी जमाने के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े होते थे, जितने भी लोग कांग्रेस के खिलाफ होते थे वो या बढ़ जाते थे या इकट्ठे होकर के हरा देते थे कांग्रेस को। जितने भी लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें कुछ लोग पहले कांग्रेस के खिलाफ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीजेपी के खिलाफ वो एक बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर लगभग 45% या 40% वोट ले चुकी थी, और उससे पहले इतनी भी पार्टियां विधानसभा में आई है, किसी की 32%, 31% से ज्यादा वोट किसी को मिले नहीं है, जबकि 236 सीटें 226 सीटें आ जाए इतने सारे वोट मिलते नहीं है। तो 35% पे वहां पर अगर 226 सीटें ले जाती हैं तो ये जो चुनाव हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि जेन नेक्स्ट जिसको कई कहते हैं, मैं उसको कहूंगा यंग जनरेशन वर्सेस एक्स जनरेशन, यानी कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या जो लोग एक्सपीरियंस है, अच्छे हैं, परंतु आज देखिए जब 45 साल के राहुल गांधी और 43 साल के अखिलेश यादव और उनके साथ लगभग 35-36 साल का अजय चौधरी साहब का जयंत चौधरी, जब आप कैंपेन करने जाएंगे उनके सामने जो लोग खड़े होंगे वो उनसे डबल उम्र के होंगे, लगभग नहीं तो 150 गुना के होंगे। तो वहां पर जबकि 70% वोट ऐसे हैं जिसमें अभी भी आया कि 45 लाख नए लोग वोटर बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 45 लाख नए वोटर आने का मतलब काफी स्विंग हो सकता है उसके अंदर। तो ये जो गठबंधन बन रहा है ये केवल जाति का गठबंधन नहीं है, ये ऐसा गठबंधन है कि जनरेशन एक जनरेशन के वर्ष से दूसरी जनरेशन है। अखिलेश यादव ने जो अपनी पुरानी जनरेशन का झगड़ा किया है, चाहे उनके पिताजी हों, उनका मैसेज बड़ा क्लियर था कि जो पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कम थी, जो पुराने लोग हैं जिनकी इमेज खराब थी उनके खिलाफ ज्यादा थी। तो अखिलेश ने अपनी राजनीतिक चतुराई से उस जो गंदा एलिमेंट जो जिसकी इमेज खराब थी, जो परसेप्शन के हिसाब से खराब थी, उनको पार्टी से मात दे करके एक नई इमेज अपने आप को क्रिएट की है। उसका फायदा उसको हो सकता है। और बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं, जैसे भी दयाल साहब कह रहे थे कि एक नारा होना चाहिए। नारे तो अभी पुराने हो गए हैं, क्योंकि नारे के ऊपर पहले चुनाव जीते जाते थे। अब वो नारा लगा रहे हैं अखिलेश एक बार फिर से, अखिलेश फिर से, न घमंड न द्वेष, फिर से अखिलेश, इस तरह के नारे वहां पर आ रहे हैं। जैसे बीजेपी का नारा है अब की बीजेपी सरकार, क्योंकि उनका एक कॉमन टैगलाइन चलता आ रहा है बड़े। तो मेरे को लगता है इस बार नेता जो है, क्योंकि अगर बिहार के अंदर भी गठबंधन हुआ था परंतु वहां पर 2 पावरफुल नेता थे, एक लालू और एक नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की इमेज अच्छी थी, लालू के पास संगठन था, जाति थी।
अब जो MY का जो था कि मुस्लिम और यादव ही केवल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश उसको तोड़ के थोड़ा एडिशनलिटी की जो बात हो रही है कि एडिशनल वोट आते हैं आजकल नेता के नाम पर, जात के नाम पर नहीं आते हैं। अगर अखिलेश को अपने एडिशनल वोट लेने हैं मुस्लिम और यादव और बैकवर्ड से अतिरिक्त, वो इसलिए आएंगे कि अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो लोग अखिलेश के खिलाफ नहीं बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर ये दोनों यंग लड़के आकर कैंपेन किया, और तीसरा देखिए, अगर इनके साथ केजरीवाल भी कैंपेन करते हैं, इनके साथ नीतीश कुमार भी कैंपेन करते हैं, इनके साथ ममता बनर्जी भी कैंपेन करती है, अगर इस तरह के बड़े बड़े नेता जाकर इन सबके साथ कैंपेन करते हैं तो मोदी की छवि अभी भी अच्छी है, मोस्ट पॉपुलर लीडर भी हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर उनकी वैल्यू है, पर वहां मोदी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव बिहार में भी लड़ी थी, परंतु मोदी वहां पर क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर मोदी आज वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते, शायद राहुल गांधी बन जाते, बहुत बड़ी टक्कर हो जाती। परंतु नारा ये है कि अखिलेश को जिताना है, बाकियों को हराना है। तो मुस्लिम हो चाहे कुछ ही हो, मेरे को लगता है इस बार पोलराइजेशन ऐसा होने वाला है, यंग वर्सेस ओल्ड, इस तरह का नारा वहां लगने वाला है। विकास की बात सब लोग कर रहे हैं। अब बहन जी को लाके देखो, बहन जी को आने दो, एक नारा लग रहा है, बहन जी को आने दो, वो कहते हैं अखिलेश को आने दो। तो मेरे को लगता है बहन जी अखिलेश वर्सेस हु, ये एक सवाल उठने वाला है और बीजेपी की ओर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी के नाम पर खाली चुनाव नहीं जीता सकता, वहां पर लोकल आदमी को भी, उनको जैसे वहां असम में सोनावाल को खड़ा किया, वो जीत गए थे, वहां की लोकल पर्सनैलिटी थी। तो इन दोनों के इकट्ठा होने से काफी फायदा इनको हो सकता है, इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते आप जी। तो प्रभु चावला जी कह रहे हैं कि इन दोनों को तो फायदा होगा ही, और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी ताकतें इस देश में सक्रिय हैं, हो सकता है वो भी इनके आसपास इकट्ठा हो जाएं और वो मिलकर एक बीजेपी विरोधी वोट के तौर पर वहां एक साथ खड़ी दिखाई दें। विनोद शर्मा जी, ये दिख रहा है कि अखिलेश को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को भी शायद फायदा हो रहा है, लेकिन इस चक्कर में नुकसान सबसे बड़ा किसको होगा आपके हिसाब से? वो नुकसान बीजेपी का बड़ा होने जा रहा है या बहुजन समाज पार्टी या मायावती के लिए बड़ा नुकसान होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस इलेक्शन को दूसरी नजर से देखें और इसको कंपेयर करें 2014 से, जो मैं बार बार कहता हूं कि इट वॉज अपार्थाइड थ्रू वोट, कि 2014 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मायावती को 1 करोड़ करीब वोट मिला, एक भी सीट नहीं मिली। अल्पसंख्यक इतना बड़ा समाज है उत्तर प्रदेश में, एक भी उनका आदमी इलेक्ट नहीं हुआ। और ये बीजेपी का जो बड़ा समागम था, उसके नीचे बहुत सी एस्पिरेशन दब गई। तो सबसे पहले तो जो नया ये गठबंधन बन रहा है, और आशा करते हैं कि ये अंजाम तक ले जाया जाएगा, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी कभी मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो अगर हाथ से ना हुए तो ये गठबंधन आश्वासित करेगा समाज के एक बहुत ही बड़े तबके को कि उसके लिए इस देश में जगह है। और अगर ये गठबंधन वो आश्वासन दे देता उस तबके को, तो मायावती जी को व्यापक स्तर पर नुकसान हो सकता है। और मेरा तात्पर्य यहां पर मुस्लिम वोट से है, जिसको कि नुमाइंदगी बिल्कुल भी इलेक्शन के दौरान, क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी सीट जीती, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन यूपी से पार्लियामेंट में नहीं मिला। दूसरी बात कि कोई भी अलायंस तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक, कोई भी पॉलिटिकल अलायंस, जब तक उसको पीछे से पुश करने वाली एक सोशल अलायंस ना हो। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसमें कम से कम एक बात तो साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के पास आज के दिन माइनॉरिटी वोट और कुछ ब्राह्मण वोट के अलावा कुछ नहीं है, और उनका जो कमिटेड वोट है वो इस अलायंस को मिलेगा। पर सवाल ये है कि क्या जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां वहां मुलायम सिंह जी की जो पार्टी पहले हुआ करती थी और अब अखिलेश जी की है, वो अपना वोट वहां ट्रांसफर कर पाती है कि नहीं कांग्रेस को? क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना वोट
ट्रांसफर करती है गठबंधन के बाद, और वो बहुजन समाज पार्टी है, वो मायावती जी के पास अपने वोटर्स पे वो कंट्रोल है कि वो ट्रांसफर करवा देती हैं अपना वोट। तो ये बड़ा प्रश्न रहेगा। और तीसरी बात जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम बात है कि ये जो गठबंधन है इसमें आइडेंटिटी तो रोल प्ले करेगी, लेकिन इसमें एक एस्पिरेशन जो है उसका भी एक बड़ा रोल रहेगा। ये 21वीं शताब्दी का गठबंधन बन सकता है। जैसा प्रभु कह रहे थे कि ये जेन एक्स का गठबंधन है, वो 21वीं शताब्दी का गठबंधन हो सकता है। इसमें उस तरह की राजनीति नहीं होगी जिस तरह की राजनीति के साथ समाजवादी पार्टी को जोड़ा जाता है। एक बार मुझे याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अभी थे और वो यूपी से लौट के आए थे जब मायावती को संपूर्ण बहुमत मिला, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है वहां पर, तो कह रहे हैं मुझे लगता है कि मायावती जो है वो अपने दम पे सरकार बना लेंगी। तो मैंने कहा हैरानी की बात है, ये आप कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज के दिन जो यूपी में लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो दानववध कर सके। और मैंने कहा जी विकास नहीं, जो दानववध कर सके। मैं कहा जी विकास भी एक मुद्दा रहेगा। कहते देखिए मेरी बात समझिए, विकास का जो देवता है इस देश में उसका सिर्फ एक मंदिर है, और जो दानववध करने वाले देवता हैं उनके अनगिनत मंदिर हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो जो दानववध कर सके उसको वोट मिलेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हमेशा से मायावती जी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक कशमकश रहती थी कि कौन अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चला सकता है। अब चूंकि अखिलेश यादव निजात पाए हैं उन तत्वों से जो उनकी पार्टी में थे, जो संरक्षण देते थे ऐसे लोगों को, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कदम बढ़ाकर वो क्लेम कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे भी वो उतने ही अच्छे रहेंगे जितने कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जो विकास किया है उसमें। तो इसलिए इस गठबंधन को गुड लक तो कहना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का गठबंधन है। अगर इसके साथ आरएलडी के जयंत भी जुड़ जाते हैं तो फिर और ज्यादा युवाओं का गठबंधन हो जाएगा। तो इसलिए इसको गुड लक तो कहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले ये मॉडर्न इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो बड़ा होने के बावजूद पिछड़ा था और बहुत रूढ़िवादी था, और आइडेंटिटी पे बहुत उसका एम्फोसिस रहता था। आइडेंटिटी से अगर एस्पिरेशन पे शिफ्ट होता है जो युवा वर्ग कर सकता है, तो इसको हमें बधाई तो देनी पड़ेगी, इसको अपनी शुभकामनाएं तो देनी पड़ेंगी। जी, तो एक बड़ा गेम चेंजर आप कह रहे हैं अभी तक जितनी बात हुई उसमें कि ये आइडेंटिटी से एस्पिरेशन की तरफ बढ़ने वाला एक गठबंधन है। अमरीश कुमार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आप जमीन पे देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। आपके हिसाब से अखिलेश का जो नया तेवर है, या जिस तेवर को अब वो सामने लेकर आ गए, ये तेवर 5 साल पहले भी एक बार दिखाई पड़ा था, आपको लगता है कि इस बार ये तेवर चुनाव तक ही रहेगा या इस बार इसके आगे बढ़ेगा? क्योंकि चुनाव के पहले भी 2014 में भी एक बार वो अपराधी तत्वों को अपनी पार्टी से बाहर रखने में कामयाब हुए थे। इस बार कैसी अपील है? और एक जो दूसरा जादू उन्होंने किया है कि एंटी इनकम्बेंसी उनकी सरकार के खिलाफ जितनी भी थी वो उन्होंने अपने कंधे से झाड़ दी है। ऐसा लगता है कि एक विद्रोही सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने आया है और वो उस तेवर में चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन पर इसका कितना असर है, कितनी अपील है और क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो पिछले 4.5 पौने 5 साल में अखिलेश यादव पे यह आरोप रहा कि 4.5 मुख्यमंत्रियों के साथ वो काम करते हैं। इस आरोप से वो मुक्त हो चुके हैं। गठबंधन की राजनीति का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा बहुत साफ तौर पे, और तेवर उनका सामने आ चुका है। वो नेताजी से लड़े हैं और नेताजी से जिस अंदाज में लड़े हैं वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई और उसका एक असर बड़ा युवा वर्ग पे पड़ा है। पिछला भी 2012 का अगर आप चुनाव देखें, पहली बार समाजवादी पार्टी को अगड़ों का वोट मिला था। वो अखिलेश यादव की ने जो इमेज बदली थी समाजवादी पार्टी की, जो लाठी से लैपटॉप तक वो ले गए थे, तो उसका एक असर युवाओं पे पड़ा था। अगड़ी जातियों का पहली बार वोट मिला, और इस बार कांग्रेस और लोकदल का जो गठबंधन है उसमें पिछड़े, दलित और अगड़ों का भी एक समीकरण बनेगा। इसलिए हमें लगता है कि यह गठबंधन ज्यादा प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। खास करके पिछले दिनों में जो नोटबंदी का असर देखने में आया उसके खिलाफ भी एक गुस्सा है,
और ऐसे में एक विकल्प मिल सकता है, ये मेरा साफ मानना है। जी, हमारे साथ पंकज पचौरी हैं। पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से आते हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना सलाहकार रह चुके हैं। इस गठबंधन में जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए उठ रहा है वो ये है कि क्या कांग्रेस इस समाजवादी पार्टी के साथ आकर कुछ फायदा कमाएगी या वो नुकसान में रहेगी, वो अपनी बची खुची आइडेंटिटी भी खोएगी। क्योंकि पहले वो एक मुख्यमंत्री पद के लिए एक नाम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, एक चेहरा दिखा चुके हैं, उस चेहरे ने बहुत ग्रेसफुली अपने को वापस ले लिया, लेकिन पीछे जब वो समाजवादी पार्टी के साथ 27 साल पहले आए थे तब से कांग्रेस लगातार नुकसान उठाती आई है, देखने को मिला है। इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि कांग्रेस को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने के बदले में 2019 में लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा मिल पाएगा? आप सिर्फ इसी चुनाव की बात करें तो उसमें आपको लगेगा कि अगर हम बिहार का उदाहरण उठा करके देखते हैं तो वहां पर जब चुनाव हुआ और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ में कांग्रेस ने जाने का फैसला किया, उसका सबसे बड़ा जो फायदा था वो कांग्रेस पार्टी को हुआ बिहार चुनावों में। क्योंकि चुनावों में जब गठबंधन होते हैं तो 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 कभी 6 भी हो जाते हैं और 2 और 2 कभी 3 भी हो जाते हैं। अखिलेश यादव से मेरी पिछले महीने मुलाकात हुई और मैं आपको बताऊं कि इतने सब संकट के बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें एक नई जिसे कहते हैं आत्मविश्वास था, और जिस तरह से एक पब्लिक फंक्शन में बातचीत हमारी हुई थी और जिस तरह से वो लोगों से बात कर रहे थे और मिल रहे थे, उससे लग रहा था कि एक नेताओं में ये मैंने देखा है कि जब वो चुनाव जीत रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में एक अजीब सी एक खुलाव सा आ जाता है। हर एक आदमी से हाथ मिलाते हैं, हर एक आदमी को आत्मीय मानते हैं, हर एक आदमी से बात करते हैं। तो वो मुझे अखिलेश में दिखाई दिया और उसका कारण सबसे बड़ा, मैंने पूछा उनके लोगों से कि भाई क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि साहब इनके ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट है ना, वो खत्म हो गया है और इसलिए ये अपने उसमें, और वो संकट ये नहीं था कि मुलायम सिंह यादव या उनका घर के झगड़े हैं आपसे, वो संकट ये था कि अब तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ उसके विरोधियों के पास एक बहुत बड़ा नारा था जंगल राज का। पिछले 6 महीने से आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज सामने नहीं आई है जिससे ये लगता हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत लॉ एंड ऑर्डर की संकट है। दूसरी बात यह है कि जो भी उन्होंने काम किए हैं वहां पर उनको लोगों ने बड़े गहक के ग्रहण किया है और हाथों हाथ लिया है। मैं वहां जो नई सड़क जो बनाई है वहां पर गया था देखने के लिए, आगरा वाली जो है, तमाम पूरा का पूरा जो इलाका है आगरा से लेकर के लखनऊ तक का, तमाम जो आसपास के जो गांव हैं उनमें एक नई ऊर्जा आ गई है इस बात से लेकर के, और उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो अखिलेश ने अपने उसमें ले लिया है। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि पहली बार एक बड़ा एक सम्मेलन उन्होंने किया और जो बर्ड वॉचिंग के ऊपर सफाई में जो किया था उसमें दुनिया भर के लोग जो पहुंचे थे, कुछ हमारे मित्र भी थे, उन्होंने लौट करके बताया कि हमको ऐसा नहीं मालूम था कि यूपी में ये सब चीजें हो रही हैं। तो वो एक आत्मविश्वास उसमें है, उससे बहुत बड़ा उसको सहारा इस बात का मिला है कि साइकिल जो है उनका चुनाव चिन्ह वो उनको मिल गया है। जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो मरता क्या ना करता, उनके पास में ऐसा कोई बड़ा नारा नहीं था, बड़ा नेता नहीं था जो कि उत्तर प्रदेश में उनको आगे ले जा सके। और उनको ये मालूम है कि अगर कांग्रेस पार्टी कम भी अगर जो है वो दांव पर लगाती है इस चुनाव में और अगर जीत जाते हैं तो उस दांव का बहुत बड़ा हिस्सा उनको जो है वो वापस मिलेगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिए, जो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, बिहार में जो गठबंधन हुआ था वो फर्क तरीके था। वहां पर एक नीतीश कुमार की पार्टी थी, लालू की पार्टी थी, कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी थी। यहां पर एक तीसरा सिरा भी इसमें है, भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन है और बहुजन समाज पार्टी है, जो कि छोटी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी की तरह नहीं है जो बिहार में थी, वो छोटी सी और उन्होंने जाकर उनसे वो बात कर ली थी। तो इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो अभी भी मुझे लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना, जूरी इज स्टिल आउट। अभी हम ये नहीं कह सकते, फायदा होगा उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव जो है वो इस गठबंधन को या इस पार्टी को जाएगा। नोटबंदी के बारे में भी बात यहां पर हुई थी। नोटबंदी के बारे में आपको मैं ये बता दूं वहां पर कि अभी भी गांवों में बहुत ज्यादा लोगों में परेशानी है,
बात इस बात पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको इतना भरोसा है प्रधानमंत्री पे, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो क्या मालूम इसका सिला उन्हें मिले और क्या मालूम इसका जो हल है अंत में अच्छा निकले। लेकिन परेशानी लोगों में है और एक गुनगुनाहट उनके मस्तिष्क में है, और जिस दिन वो कंफ्यूजन खत्म हो गया उस दिन लोग मन बनाएंगे कि किसको वोट देना है। और इसलिए यूपी का ये चुनाव है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आगे के लिए 2019 के लिए जो आपने कहा वो बन जाएगा। जी, अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे समय से बहुत नजदीक से देखते आ रहे हैं। अभय जी, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अखिलेश यादव को अपनी जीत पर मोहर लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ आ जाएं या तटस्थ हो जाएं। आज जो संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि मुलायम सिंह जी की तरफ से भी एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी गई है कुछ कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिए, और उनमें से काफी कैंडिडेट्स के नाम पर सहमति भी हो चुकी है। अब जो परिस्थिति बनी है जिसमें समाजवादी पार्टी करीब करीब यूनिफाइड समाजवादी पार्टी अब उसे मानना चाहिए, वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब आपको तस्वीर क्या दिख रही है, और क्या बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियों को हम राइट ऑफ करने का खतरा उठा सकते हैं? कह सकते हैं कि ये गठबंधन अब विजयी गठबंधन है और सामने बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई ही लड़ेंगे? देखिए, ये बात सही है कि ये नया गठबंधन एक नई तरह की चुनावी केमिस्ट्री लेकर हम लोगों के सामने आ रहा है, और जैसे जैसे मुलायम सिंह जी अखिलेश की तरफ झुकेंगे और उन्हें अपना समर्थन देंगे और वो समर्थन बिना शर्त होगा, वैसे वैसे मुसलमान मतदाताओं के बीच में एक मजबूत सा संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत चुनावी आधार है वो चुनावी आधार पूरी तरह से उसके साथ है, और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में करारी टक्कर दे सकती है, उसे हरा भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान मतदाता पुराने तरीके से, पुराने जोश के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की शक्तियां इस गठजोड़ के साथ जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से ये गठबंधन बहुत ही ताकतवर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान में जो दूसरी दो टीमें खेल रही हैं हमें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 60 के दशक से ही ऊंची जातियों को गैर यादव पिछड़ी जातियों के साथ जोड़ने की राजनीति करती रही है, और जब भी वो इस राजनीति में सफल होती है उसे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में समर्थन मिलता है। इस चुनाव में भी कमोवेश अमित शाह की रणनीति यही है कि किस तरीके से गैर यादव पिछड़ी जातियों को ऊंची जातियों के साथ जोड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति पर चल रही है, इसीलिए इसी तरह से उसने अपने पार्टी के संगठन के पद बांटे हैं और टिकट वगैरह बांटने में भी उसकी यही रणनीति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। मायावती का साफ मानना है कि उनके पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसको वो जब चाहे जिसको चाहे वो ट्रांसफर कर सकती हैं, और इस वोट बैंक को ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता के कारण ही उनकी टिकट वितरण की जो रणनीति है वो बहुत प्रभावी साबित होती है। उनका उम्मीदवार, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो या वो दलित हो, जब भी चुनाव क्षेत्र में सामने आता है तो ये सब लोग मानते हैं कि भाई 20-25 हजार वोट तो इसकी जेब में पड़े हुए हैं, इसकी गिनती तो 25 हजार के बाद शुरू होगी। तो ये जो मायावती का प्रभाव है, इस प्रभाव का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई दिखती है, कि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर ये दो चेहरों के बीच का चुनाव हो गया, अगर ये मायावती और अखिलेश के बीच का चुनाव हो गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 13 साल से प्रशासन के सिर्फ 2 मॉडल देखे हैं। एक मॉडल समाजवादी पार्टी का मॉडल है, जिसमें अखिलेश ने अभी पिछले 3.5 महीने में एक संशोधन पेश किया है कि वो नहीं एक भिन्न मॉडल समाजवादी पार्टी का वो ला सकते हैं, एक साफ सुथरा मॉडल ला सकते हैं। और एक मॉडल बहन जी का दिया हुआ मॉडल है, जो कि कड़े प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक तरह से सांप्रदायिकताहीन राजनीति के लिए जाने जाती है और वो अपराधों के ऊपर काबू करती हैं। तो एक ये मॉडल है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता को 2 प्रशासनिक मॉडल्स के बीच में फैसला करना हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है प्रादेशिक स्तर पर जो एक तीसरे मॉडल को तीसरे विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश कर सके। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते समय हमें इन तमाम पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं फिर कहूंगा कि ये जो गठजोड़ बन रहा है, अगर मुलायम सिंह जी
कांग्रेस और अखिलेश यादव के गठजोड़ को पूरा और बिना शर्त समर्थन देते हैं या पूरी तरीके से तटस्थ रहते हैं तो ये गठजोड़ एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। लेकिन हमें दूसरी शक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही जटिल है और उसके बारे में जो भी भविष्यवाणी करेगा वो अपने आप को त्रिकालदर्शी मानकर ही भविष्यवाणी कर सकता है। ये आप सही कह रहे हैं, और ये चुनाव में आम तौर पर ये केवल उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए नहीं, ये लगभग सभी चुनावों के लिए सही है कि भविष्यवाणी करने वाले बहुत बड़ा खतरा उठा रहे होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये खतरा उठाया जा सकता है इस वक्त ये कहने का कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई होगी। हिलाल अहमद, अगर लोकसभा चुनावों का हिसाब लें तो 43% से ज्यादा वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और उसके हिसाब से 328 विधानसभा सीटें उनके पास होनी थी। तब से अब तक जो फेरबदल हुआ है, आप उनकी पीक वोट अपील में फर्क पड़ा है, उसको भी आप हिसाब लगाते होंगे, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इनके साथ इनसे समान मन रखने वाली दूसरी पार्टियां भी जो साथ आएंगी, जो गैर पार्टी राजनीति करने वाले संगठन हैं वो साथ आएंगे, उसको जोड़कर देखते हैं तो क्या दिखता है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आपको अभी कौन ज्यादा मजबूत ताकत दिख रही है? नहीं, इसके दो सवाल हैं आपके जी। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम जो 328 विधानसभा सीटों को 43 सीटों के साथ में कंपेयर करके आज की जो मौजूदा राजनीति है उसको कैसे समझें, और दूसरा सवाल यह है कि जो गठबंधन जिस तरह जिस शक्ल में बन रहा है उसमें बीजेपी बड़ी दावेदार होगी या बीएसपी बड़ी दावेदार होगी। तो पहले मैं पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा सर्वेक्षण अभी तक हुआ है या उसके पीछे यानी 2014 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर अभी तक जो 2014 का इलेक्शन और उसके बाद में लगातार जो विधानसभा की बहसें हुई हैं उत्तर प्रदेश में और हमारे सर्वेक्षण, उसको मिलाकर कम से कम एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आई है, और वो ये है कि निसंदेह एक वेव थी 2014 में। उस वेव में न केवल एक बहुत बड़ा मत प्रतिशत ट्रांसफर हुआ भाजपा को, बल्कि सीटें भी कन्वर्ट हुई। ये बहुत रेयर होता है। देखिए, आमतौर पे होता ही है कि आप कम मत लेकर ज्यादा सीटें जीत पाते हैं, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव था वो इस मामले में बिल्कुल एक्सेप्शनल था कि जहां पर न केवल ज्यादा मत पड़े भाजपा को बल्कि उनकी सीटें भी ट्रांसफर हुई। तो एक चीज, लेकिन अभी तक जो हमारे पास में आंकड़ा है उससे एक और बात उभर कर आई है कि जो गिरावट है भाजपा को मिलने वाले समर्थन की, वो गिरावट उतनी नहीं है जितना कि और पार्टियों को इतने समय अंतराल में हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए केवल सीधा ये कह देना कि भाजपा जो है वो मैदान से बाहर है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनके पास में जो, देखिए, राज्य में इस समय दो किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है, एक समाजवादी पार्टी के लिए और दूसरा नोटबंदी के बाद भाजपा के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के पास में एक सशक्त, जिसे कहना चाहिए, समर्थन है, और उस समर्थन को हम बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे अभी अभय भाई कह रहे थे कि जो कोर वोट है बीएसपी का, वो भी सशक्त वोट बैंक है। उसको आप, और अगर आपको याद हो 2014 में जब मायावती जी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, तो उनका पहला बयान जो था, और शायद भारतीय राजनीति में वो एक महत्वपूर्ण बयान है मैं कहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मत प्रतिशत वही है। तो अगर कोई मत प्रतिशत की राजनीति करे तो सीधा मैसेज देता है कि उसके पास में इतना वोट बिल्कुल जो है वो एकदम मजबूत है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आज के सिर्फ हम आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा की स्थिति सिर्फ आंकड़ों के दृष्टिकोण से बीएसपी से थोड़ी ज्यादा बेहतर लग रही है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं, और वो ये है कि क्या जो मौजूदा हालात हैं उन हालात में इस गठबंधन की प्रासंगिकता कितनी बनेगी, और जो हम ये कहते हैं कि अगर और ग्रुप्स भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और एक बार फिर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें, जो अभी अभय भाई भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट, देखिए मुस्लिम वोट की जब हम बात करें, और क्यों आम पिछले कम से कम 3 या 4 चुनाव में ये बात स्पष्ट आई है कि मुस्लिम वोट लगातार
समाजवादी पार्टी को बिल्कुल बल्क में गया है। निसंदेह बीएसपी के पास भी एक मुस्लिम वोट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के पास भी गया है, लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम वोट था, इसलिए मैंने शुरू में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र किया था कि उस दंगे के फौरन बाद जब हमने ट्रैक करने की कोशिश की यूपी में मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को, तो उसके बावजूद भी हम ये पाते हैं कि उस रुझान में मुस्लिम मतदाता जो है वो मोटे तौर पर जाता है समाजवादी पार्टी के साथ। इसके मायने क्या है? इसके मायने है ये कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना टिकट का बंटवारा किया था उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को पहचाना था, और वो था मुस्लिम जाति, कि मुसलमानों में जो तबके अलग अलग जातियों से संबंधित हैं उनका हर एक जो चुनाव क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उस कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ते हुए उन्होंने टिकट बंटवारा किया है। ये पूरा ट्रेंड है जो हम लगातार पा रहे हैं पिछले 3-4 चुनाव में। इसलिए जो मतदाता है, देखिए मतदाता ना केवल बड़े नारे पे जाता है बल्कि उसको वोट देना होता है अपने पार्टी ने किसको टिकट दिया है। तो अगर ऐसा जो बिल्कुल नीचे के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट होता है, जिसको भी हम माने या ना माने, जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो शायद परिणाम दूसरे होंगे। जी, तो आपका कहना है कि सबसे बड़ी उस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी जाति के आधार पर वर्गीकरण कर लिया उनका, और उसको सीट एलोकेशन में या टिकट बांटने में इस्तेमाल किया। आगे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि अब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी या क्या होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आज का सवाल है, क्या अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी जीत पाएंगे? इसका जवाब आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर दे सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के पहले हम आपको इसका जवाब भी दिखाएंगे। चर्चा के दूसरे दौर में हम चल रहे हैं। अब सभी पैनलिस्टों से आग्रह है, क्योंकि पिछले चरण में हम लोगों ने काफी समय लिया, सबने अपनी बात विस्तार से रखी, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का पैनल है और हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं देखना चाहते थे। बात समझनी भी आसान होती है, लेकिन अब अगर बात थोड़ी छोटे में रखें और दूसरे के बोलते समय भी आप बीच में कुछ कहना चाहें तो आप बीच में आ सकते हैं। इस तरह अब हम खुली चर्चा में जाएंगे। सबसे पहले प्रभु चावला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी चुनावी जीत का स्वाद चख चुकी है। उसके बाद ये पहली बार बड़े चुनाव में जा रही है। हालांकि इस बीच 19 में से 16 बाई इलेक्शंस वो हारी है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा? वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, वो किस तरह से इस गठबंधन को देखेंगे और इसे नाकाम करने के लिए अगर उन्हें कुछ करना है तो वो क्या करना होगा? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है इसके अंदर कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात बीजेपी ने की है, जो मोदी साहब ने की थी अपने चुनाव के दौरान, और अमित शाह जो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, तभी उनको चुनाव का प्रभारी उत्तर प्रदेश में भेज दिया था। चुनाव से पहले उनको 2014 से पहले अमित शाह को उन्होंने वहां का प्रभारी बनाया था और महामंत्री बना के भेजा था। तो अमित शाह ने इतनी मेहनत की है वहां पर, वो हर एक जिले में काफी दिन रहे हैं, घूमे हैं और सारे यूपी को कम से कम 3-4 बार कवर कर चुके हैं। और बूथ लेवल के जो वर्कर, उनकी एक स्पेशलिटी है जो गुजरात में भी थी कि वो बूथ लेवल वर्कर एक ग्रुप बनाते हैं जो उनको रिपोर्ट देता रहता है। इलेक्ट्रिक मीडिया ऐसा है कि इनका प्रयोग अमित शाह और मोदी ने इतना जमकर किया है कि उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। हालांकि अखिलेश की टीम भी, जो टेक्निकल टीम है उनकी, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव है और उनके पास भी पढ़े लिखे IIT के लोग काम कर रहे हैं। पर अमित शाह ने एक इतना बड़ा संगठन वहां खड़ा कर दिया है, उनको ये पता है कि कौन सा कार्यकर्ता बूथ का इंचार्ज इस वक्त किस जगह पर है, उनको लोकेशन भी पता लग जाती है। तो जितनी कार्यकर्ता की मशीनरी उन्होंने खड़ी की है, उसके अंदर कंपटीशन दूसरी पार्टी को कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मायावती जी, बहन जी जो हैं, वो अपना नारा बिल्कुल दे रही हैं, उनके पास भी कार्यकर्ता हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर हैं, उसका फायदा वो उठा सकती हैं।
जो आपने कहा कि उनके वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, वो दूसरी बात है, परंतु बीजेपी के संगठनात्मक जो उनकी एक बनी हुई है वहां पर, जो अमित शाह ने खड़ी की है और जो एक भीड़ उन्होंने खड़ी की है, इस वक्त लगभग केंद्रीय सरकार के 25 मंत्री वहां पर जिला वाइज इंचार्ज बने हुए हैं। लगभग हर मंत्री कोई ना कोई वहां पर जाकर बैठा होता है। उनको कहा गया है कि आपकी जो फ्यूचर 2019 की टिकट है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब इतनी मॉनिटरिंग वहां पर हो रही है, जैसे बिहार में की थी, वहां आसाम में भी की थी, परंतु उनको परेशानी यही है कि उनके पास चेहरा नहीं है। और अखिलेश ने जो अपना चेहरा दोबारा बनाया है, जो समाजवादी पार्टी का पहला मास्क था जिसके अंदर गुंडागर्दी या कुछ जातिवाद ये सब होता था, अब अखिलेश यादव को कोई लोग अखिलेश यादव यादव नहीं देख रहे हैं। क्योंकि बार बार मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव अब जातिवाद से निकल करके अपनी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक मॉडर्न किस्म का लड़का है जो चुनाव के लिए अपनी तरफ से नया नैरेटिव एक तरह से प्रेजेंट कर दिया है अखिलेश यादव। नैरेटिव, नया चेहरा दिया है, नई पीढ़ी की उम्मीदों, नया चेहरा भी दिया है, नया नारा भी दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और उसकी ताकत के बावजूद एक चेहरा सामने नहीं रख पा रही है। अगर चेहरा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा है। विनोद शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी, आपने ये बात कही थी कि एक भरोसे की कमी, अपार्थाइड की बात आपने कही कि लगभग 10% वोट पाने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वो जो अन्याय की स्थिति आपको दिख रही थी, उससे उबरने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी के सामने क्या रास्ता है? वो कितनी उनकी जमीन अपनी है? अगर मुसलमान उनके साथ नहीं आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां जहां ये नजर आ रहा होगा अल्पसंख्यकों को कि बीएसपी जो है वो ज्यादा कड़ा मुकाबला दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, वहां वहां वो उसके साथ जाएंगे। वो टेक्टिकल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होगी। ये बात सही है कि हमेशा से समाजवादी पार्टी को जो हिस्से में उनके जो माइनॉरिटी वोट आता था वो बीएसपी से कहीं ज्यादा आता था, लेकिन हम ये ना भूलें कि बीएसपी ने अपने दम पे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने दम पे सरकार बनाई है, बीएसपी ने भी अपने दम पे इस प्रांत में सरकार बनाई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल बेस को जब एक्सपेंड किया था, उसमें और तबकों को जोड़ा था, तो वो जो आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट्स थे वो आए थे। जी, वो जो सोशल इंजीनियरिंग का एक कमाल दिखाया था एक जो मेजर डिफरेंस, हाँ, जो दूसरी बात कि 2014 से बात, मैं अपार्थाइड मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो मुसलमानों के तात्पर्य से किया था और ऑफ कोर्स बीएसपी के तात्पर्य से भी किया था। उनका एक भी नुमाइंदा नहीं आया 80 में से। जी, जबकि लगभग 20% वोट था। क्यों नहीं आया? 19.77%। देखिए, उस वक्त जो इसके बावजूद एक भी सीट उनको नहीं मिल पाई थी। अब देखिए वो क्या नहीं मिल पाई। उनके समाज में से एक भी व्यक्ति वो इलेक्ट नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऑनरेबल डिफीट के लिए भी इलेक्शन 2014 में नहीं लड़ा और मैदान छोड़ के लगभग भाग गई थी और सिर्फ एक ही घोड़ा नजर आ रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, वो थे नरेंद्र मोदी। तो जब एक ही घोड़ा रेस दौड़ रहा है और नजर आ रहा है रेस दौड़ता हुआ, तो एक रुझान उस तरफ युवाओं का बड़े स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री के लिए हुआ था। अब चैलेंज ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, इसके पास बड़ा तामझाम है, बड़ी बात, सही बात कही है हमारे मित्र प्रभु चावला ने, लेकिन इन तामझाम से इलेक्शन नहीं जीते जाते। जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी अखबारों में यही खबरें शाया होती थी कि इतने बूथ मैनेजर हैं, इतना पूरा नियंत्रण है, इतनी मैनेजमेंट है, लेकिन वो सारी मैनेजमेंट कहीं नहीं रही। देखिए, खेल होता है राजनीति परसेप्शन का, और आज के दिन जो बैटल है वो परसेप्शन का है, और उस बैटल में, परसेप्शन के बैटल में अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। ये बात हमको मान के चलनी चाहिए। अब वो परसेप्शन सोशल कोहिजन में तब्दील होता है या नहीं होता, वोट में तब्दील होता है नहीं होता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना मिलकर काम करते हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ, या आरएलडी आता है कितना काम करते हैं सब लोग मिलके, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और तीसरी बात कि जब 2014 में इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह से हारी, 44 वोट पे आ गई, उस वक्त उसने प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं दिया था। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। और उसी तकादे से उत्तर प्रदेश में
अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, हो गया था। आडवाणी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी बहुत बरस हुए कि इस देश में जो प्रोजेक्ट होते हैं लोग, वो जरूरी है, हमको प्रोजेक्ट करने चाहिए फेसेस, क्योंकि बहुत से विचार चेहरों से जुड़े होते हैं जी। और इसलिए एक विचार आज चेहरे से जुड़ा हुआ है अखिलेश यादव के, और उस विचार को काटने के लिए, और मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, उस विचार को काटने के लिए क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा है? और दूसरी बात, जो एक बड़ा बिजनेस का तबका है जो डिमोनेटाइजेशन से हिट हुआ है, क्या वो बीजेपी के साथ उसी तरह से मजबूती से लगा रहेगा जैसा कि 2014 में था? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा होगा। इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, इसमें किसी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं जी। ये इसीलिए ये रोचक होता जा रहा है चुनाव, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तमाम एंगल आ रहे हैं। पंकज पचौरी जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को चेहरा न होने का, डिमोनेटाइजेशन का इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो 43% से वहां कहीं पहुंच जाए जहां की दूसरी पार्टियां उसके मुकाबले ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएं? जबकि इलाल अहमद जी कह रहे हैं कि हाल के सर्वेक्षण, हालांकि वो सर्वेक्षण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के पहले के सर्वेक्षण हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव का वर्चस्व साबित होने से पहले के सर्वेक्षण है, ये ध्यान रखना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को किस किस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो होगा या नहीं? जी देखिए, 2014 के चुनाव की हम जब बात करते हैं और 43% वोट की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो उत्तर प्रदेश से था। उसने कहा था मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उन्होंने एक चुनाव वाराणसी से लड़ा था, दूसरा गुजरात से लड़ा था, और वो एक उत्तर प्रदेश का चेहरा बनकर के सामने आने की कोशिश उस समय कर रहे थे, और उसका उनको असर भी मिला और 43% वोट भी पड़ा। वो इस समय नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। एक बात ये हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं हर 2-1 महीने में जाया करता हूँ वहां लखनऊ, और लोगों से बात करता हूँ, लोगों से टच में रहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में, वो उसका जो बेसिस रहा है वो ये रहा है कि किस तरह से हम बहुसंख्य हिंदुओं को साथ में लेकर के चलें। 2014 के चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि सब, एक तो मुजफ्फरनगर का मुद्दा था जिसकी वजह से जाट वोट सारा भारतीय जनता पार्टी को चला गया था। दूसरी तरफ इस तरह के बयान आए थे कि पिंक रिवॉल्यूशन हो गया, जो कि मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ एक बात कही जाती है, वो हो गया। तो उसमें अंडर करंट जो था एक बड़ा एंटी मुस्लिम था। इस बार मैं हाल में वहां पर गया डिमोनेटाइजेशन के बाद में, और मैंने उन्हीं लोगों से पूछा जो मुझे बताते हैं, आम लोग, खेतीहर, मजदूर, किसान, काम करने वाले। उसने बोला, मैंने कहा भाई तुम पिछली बार कह रहे थे कि बहुत कम्युनल जो है वो है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस बार उसने ये बोला कि सर अब फायदा नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है कि सर वो नोटबंदी के बाद में दोनों हिंदू मुसलमान लाइन में खड़े हुए हैं एक साथ। ये एक बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज आप कह रहे हैं, और ये इससे, क्योंकि अब थोड़ा समय कम है, मुझे सबसे थोड़ी राय लेनी होगी, तो आप अगर संक्षेप में अपनी बात खत्म कर दें। एक बार खत्म करता मैं संक्षेप में अपनी बात खत्म करता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एक बात कहा करते थे हम सब लोगों से जब उनके साथ बैठक होती थी, कि वो बिहार को हिंदुस्तान का दिमाग कहते थे और उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहते थे। हिंदुस्तान का जो दिमाग है उसने अपना फैसला सुना दिया है चुनाव में। अब ये देखना है कि हिंदुस्तान का दिल क्या कह रहा है। जी, हिंदुस्तान के दिल को अपना फैसला सुनाना है। अभय दुबे, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आमतौर पर चुनाव के पहले, जैसे अभी इन्होंने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, कुछ न कुछ ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका असर फिर चुनाव पर पड़ता है। आपको ऐसा कोई खेल होने की आशंका दिख रही है अभी? देखिए, मैं इस तर्क से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में विभिन्न संयोगों के कारण, विभिन्न परिस्थितियों के कारण अभी तक इस चुनाव का सांप्रदायिकीकरण नहीं हुआ है, और ऐसा होने की निकट भविष्य में संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि परिस्थितियां सांप्रदायिकीकरण की विपरीत हैं। नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की नीति अपनाई, एक तो वो सांप्रदायिकीकरण को रोक रही है, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी वजह से भी लोग पहले के मुकाबले वाणी पे संयम रखेंगे। हालांकि सब हथकंडे अपनाए जाएंगे कि चुनाव में कोई मानता तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले उस पर संयम रखा जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान के का कोई मुद्दा इसमें चल सकता है। इस चुनाव में दूसरे ही मुद्दे चलेंगे। अब एक जो महत्वपूर्ण बात मैं अपनी समझ में आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है टैक्टिकल वोटिंग की। टैक्टिकल वोटिंग दो तरह की होती है। एक तो टैक्टिकल वोटिंग ये होती है जिसके अंदर मुसलमान समुदाय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर यह देखता है कि कौन हरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उस निर्वाचन क्षेत्र में हरा सकता है, उसके हिसाब से वोट देता है। टैक्टिकल वोटिंग का दूसरा किरदार यह है कि मुसलमान मतदाता पूरे प्रदेश के स्तर पर यह सोचता है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है और उसके आधार पर वो निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का फैसला करता है। दिल्ली और बिहार के चुनाव का अनुभव हमें बताता है कि वहां के मुसलमानों ने ये सोचा कि पूरे प्रदेश के स्तर पर भाजपा विरोधी शक्ति कौन सी है, कौन भाजपा को चुनाव में जीतने से रोक सकती है, उस आधार पर उन्होंने वोट दिया और उनका वोट फैसलाकुन साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान मतदाता पूरे प्रदेश के स्तर पर टैक्टिकल वोटिंग करेंगे तो उनका निर्णय भाजपा के विरोध में फैसलाकुन होगा। और अगर उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर यह निर्णय लिया, किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ा, किसी निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को वोट पड़ा, कहीं कांग्रेस को वोट पड़ा, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी, तो ये भी आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सांप्रदायिकीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, आगे होने की आशंका भी नहीं लग रही है। अमरीश कुमार, आप इस बात से कितना मुतमईन हैं, आपको कितना आश्वस्ति है कि सांप्रदायिक शक्तियां इस चुनाव में सक्रिय नहीं हो पाएंगी और जो अभी तक अच्छे मुद्दे आए हैं, जेन नेक्स्ट का चुनाव, एस्पिरेशन का चुनाव, डेवलपमेंट का चुनाव, उस प्लैंक पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें फैसला होगा, कोई भी जीते कोई भी हारे? देखिए, पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ भाजपा का चेहरा है। वे 4 साल 11 महीने ठाकुर नेता कहलाते हैं, 1 महीना वो हिंदू नेता हो जाते हैं। पर पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद और नोटबंदी का जो असर हुआ है उससे हमें नहीं लगता कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की कोई आशंका है। ऐसे में जो जातीय गठजोड़ हैं वो हावी रहेंगे और जातीय गठजोड़ का भी अगर देखें तो बीएसपी के साथ और भाजपा के बीच में एक झगड़ा चल रहा है लगातार अगली जातियों के बीच में। और जो मुस्लिम वोटों का जो कह रहे हैं कि ट्रांसफर होगा, वो तभी ट्रांसफर होगा जब वो देखेंगे बीएसपी का कैंडिडेट मजबूती से भाजपा का मुकाबला कर रहा है। वरना वो गठबंधन, हमें जो लगता है कि गठबंधन की तरफ जाएगा और भाजपा को, हाँ, भाजपा के साथ ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को हम बहुत कम करके आंके, भाजपा के साथ मध्यवर्गीय जातियों का एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिकता का सवाल अभी हमें नजर नहीं आता, फिलहाल मेरा अपना यही मान। जी, अब कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है, इसलिए हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आज के सवाल पर जनता की राय, जो ट्विटर पोल में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनमें से 65% लोगों का मानना है कि अखिलेश और राहुल मिलकर यूपी नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ 35% लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये मिलकर यूपी जीत पाएंगे। यानी जैसा अभी इस चर्चा में बार बार कहा गया कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें नए तरीके के मुद्दे हैं, नए तरीके के विषय उठेंगे और चुनाव एक नए अंदाज में लड़ा जाएगा। लेकिन फैसला क्या होगा ये शायद अभी कहना मुश्किल है, फैसले में अभी कुछ वक्त लगेगा। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर आकर बता सकते हैं। नमस्कार।